हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में GS1 के टॉपिक ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट सेक्शन से हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आज का क्वेश्चन है, एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया, और इसके एक बहुत ही कम फैलाव के कारण को बताना है। इसके आंसर को हम लोग 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग विंड एनर्जी का कॉन्सेप्ट को एक ब्रीफ कर देंगे। उसके बाद इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड क्लाइमेट कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे हमारा मेन बॉडी का टोन सेट हो जाएगा। मेन बॉडी में हम लोग 2-3 फैक्टर के बारे में बात करेंगे। पहला ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, जो कि इंडिया को एक विंड एनर्जी पोटेंशियल बनाता है। फाइनली हम लोग देखेंगे मेन बॉडी में क्या क्या रीजन्स है जिसके कारण इंडिया में इसके रीच काफ़ी कम है, काफ़ी लिमिटेड है। और फाइनली कंक्लूजन में हम लोग एक विंड एनर्जी पोटेंशियल को रीआइट्रेट करेंगे, इसके रीजन, लिमिटेड स्प्रेड के रीजन्स को लिखेंगे और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को लिखेंगे। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। सो इन द इंट्रोडक्शन विल राइट टू थिंग्स कि सबसे पहले विंड एनर्जी है क्या, तो हम लोग ये लोग बता सकते हैं विंड एनर्जी फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो कि जनरेट होता है नेचुरल मूवमेंट को हार्नेस करने से। इसमें जो विंड एनर्जी को हम लोग जो काइनेटिक एनर्जी होते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, जो कि फर्दर कन्वर्ट करता है इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद हम लोग मेन बॉडी का टोन सेट करेंगे, जिसमें कि हम लोग ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का वन लाइनर के बारे में लिख सकते हैं, लाइक इंडिया हैज़ अ वेरी लार्ज कोस्ट लाइन एंड विंड पैटर्न ड्यू टू हाई विंड स्पीड, और combined with the other factors like increasing demand of energy and environmental concern, it makes India a promising hub for in wind energy development। इसके साथ हम लोग का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग मेन बॉडी स्टार्ट करेंगे। मेन बॉडी में सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में देखेंगे कि वाई इंडिया इज ए वेरी गुड पोटेंशियल फॉर विंड एनर्जी डेवलपमेंट। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के अंदर में हम लोग 7 फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट फैक्टर है कोस्ट लाइन, कोस्टल लेंथ। तो इंडिया हैज ए कोस्टल लेंथ ऑफ अराउंड 7,600 किलोमीटर, विच इज़ आइडियल फॉर सेटिंग एनी विंड एनर्जी काइंड ऑफ थिंग। और ऑफशोर में जनरली की विंड की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर होता है विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। टोपोग्राफिकल डाइवर्सिटी में अगर देखें तो इंडिया के पास काफ़ी डाइवर्स टोपोग्राफी की है। फॉर एग्जांपल प्लेन्स है, हिल्स है, प्लेट्यूज है, और इसके कारण ये काफ़ी विंड स्पीड में हाई हो जाती है, जिसके कारण इसका एग्जांपल दे सकते हो वेस्टर्न घाट और अरावली रेंज पे। ये ऐसे रीजन है जहाँ पे वेरी हाई विंड एनर्जी पोटेंशियल है, क्योंकि बहुत ही हाई विंड होती है और कंसिस्टेंट रहती है। दूसरा है कि इंडिया में जो है ना सीजनल विंड पैटर्न्स देखा जाता है, जिसमें कि आप उसका एग्जांपल दे सकते हो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स और साउथ वेस्ट मानसून विंड, जिसके कारण कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में विंड फ्लो करने वाला है, और उसके अनुसार आप विंड को हार्नेस कर सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने में। नेक्स्ट फैक्टर आप डाल सकते हो ज्योग्राफिकल लोकेशन का। तो इंडियाज ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है इक्वेटर के पास है, जिसके कारण कि सनलाइट और हीटिंग बहुत होती है, और जिसके कारण लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर आप बहुत सारे एरियाज में बनते हैं, जो कि कारण होता है विंड सर्कुलेशन का। और विंड सर्कुलेशन होती है तो हम लोग टरबाइन का यूज करके इस विंड एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है एल्टीट्यूड का। हाई एल्टीट्यूड होने के कारण वी हैव वेरी स्ट्रॉन्गर एंड मोर कंसिस्टेंट विंड, मेकिंग इट आइडियल फॉर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। आप एग्जांपल दे सकते हो तमिलनाडु का। तमिलनाडु में इज़ द वन ऑफ द टॉप स्टेट इन इंडिया विथ हाई विंड एनर्जी पोटेंशियल। उसमें एक जो विंड फार्म है उसका आप एग्जांपल दे देना। मुपंदल विंड फार्म इन तमिलनाडु इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया। नेक्स्ट है विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। इंडिया में विंड का जो स्पीड और डायरेक्शन है वो भी काफ़ी हाई है और कंसिस्टेंट है। जैसे कि एग्जांपल कोस्टल एरिया जब गुजरात और महाराष्ट्र और तमिलनाडु में देखोगे तो बहुत ही हाई विंड चलती है और कंसिस्टेंट चलती है। तो दैट इज़ वाई जो गुजरात की गवर्नमेंट है दैट हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन विंड एनर्जी प्रोडक्शन। और फाइनली इसका जोग्राफिकल फैक्टर्स में 7th फैक्टर हो जाएगा क्लाइमेट का। इंडिया का जो क्लाइमेट होता है वो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है, जिसके कारण कि लो प्रेशर अगेन बनता है और विंड सर्कुलेशन में काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है। इसका आप एग्जांपल राजस्थान एंड गुजरात का दे सकते हो, जहाँ पे हम लोग विंड एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। तो ये तो था 7 फैक्टर्स ज्योग्राफिकल का। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग क्या क्या फैक्टर्स देखे थे। कोस्टल लेंथ, टोपोग्राफिकल डाइवर्सिटी, सीजनल विंड पैटर्न, ज्योग्राफिकल लोकेशन, एल्टीट्यूड, विंड स्पीड एंड क्लाइमेट।
बट इसके साथ अदर्स भी नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है जो कि इंडिया को एक पोटेंशियल हब बनाता है फॉर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल जो आजकल रिसेंट में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं उससे है कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ टरबाइंस इंडिया का काफ़ी बढ़ गया है। और उसका एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। मुंबई एयरपोर्ट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो है कि एक पिवट बना के एक विंड टरबाइन का जनरेशन का एक प्लांट बैठाया गया है, जिससे कि जो भी एयरपोर्ट के एनर्जी कंजम्पशन होगा उसको वहाँ से उठाया जा सकता है। तो ये काफ़ी बहुत क्रूशियल एग्जाम्पल हो जाता है एग्जाम में मेंशन करने के लिए। अब जैसे देखो इंडिया में जैसे-जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, एनर्जी की डिमांड हो रही है, तो आप हमेशा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे रिलाय नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू थिंक अबाउट द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एक विंड एक अच्छा ऑप्शन होता है इंडिया के लिए। अगेन क्लाइमेट चेंज के कारण इंडिया का जो भी इन्वायरमेंटल कंसर्न है, अगर इंडिया विंड एनर्जी की तरफ जाता है, तो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को भी माइंड करते हुए ये विंड एनर्जी के लिए डेवलप कर सकता है। अगेन इंडिया के सामने जो बहुत बड़ा चैलेंज रहता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का, जो कि चैलेंज है इंडिया के लिए, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पहुँचाना, लाइंस बिछाना काफ़ी मुश्किल और एक्सपेंसिव होता है। तो जो भी जो सेपरेट एरियाज़ हैं जो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी तक पहुँची नहीं, वहाँ पे इस छोटे से विंड फार्म बनाए जा सकते हैं और उस एरिया को इलेक्ट्रीफाई किया जा सकता है। और फाइनली आप इसके मेन बॉडी में गवर्नमेंट जो टारगेट्स और उसके इनिशिएटिव्स को एक कोट करना ना भूलें, ये आपको अच्छे मार्क्स फेच करके देगा। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ 60 गीगावाट आउट ऑफ 175 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2022, और उसके बाद 140 गीगावाट आउट ऑफ 440 गीगावाट बाय 2030। ये आप कोट जरूर करना। और उसके बाद एक पॉलिसी ये बता दें, नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018 का जो फ्रेमवर्क है, क्यों इसको बना गया, टू प्रमोटिंग द लार्ज ग्रिड कनेक्टेड एंड विंड सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम फॉर ऑप्टिमल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ विंड। तो आप ये पॉलिसी को कोट करो, गवर्नमेंट के टारगेट्स को कोट करो टू सब्सटैंशिएट द आर्ग्यूमेंट फॉर द फेवरेबल पोटेंशियल फॉर विंड एनर्जी इन इंडिया। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में मेन बॉडी के, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि क्या फैक्टर है जो इंडिया इज ए गुड पोटेंशियल फॉर विंड एनर्जी डेवलपमेंट, एंड उसका रीजन क्या है कि अभी तक वो कम है। तो इसका पहला रीज़न है कि इनकंसिस्टेंट विंड स्पीड होता है। बहुत सारी जगह पे आप देखो जो कोस्टल एरियाज़ में भी है, विंड अगर कुछ सर्टेन लिमिट से कम हो जाती है तो विंड जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो इस कारण से भी ये हर जगह नहीं हो सकता है। जो इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री है वहाँ पे इतनी विंड स्पीड नहीं है, जिसके कारण कि वहाँ पे हम लोग विंड एनर्जी के फार्म्स नहीं देखते हैं। उसके बाद बहुत ही हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है इसका इनिशियल सेटअप में। आप इसका एक एग्जांपल दे सकते हो, सुजलॉन ऑफशोर विंड फार्म इन तमिलनाडु, जो कि 2023 इसी साल में था, वो कैंसिल हो गया ड्यू टू लैक ऑफ एनी प्रोग्रेस ऑन द प्रोजेक्ट। क्यों ऐसा लैक हुआ? क्योंकि इसमें इन्वेस्टर्स नहीं आते, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का प्रॉब्लम होता है, फाइनेंस नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इसका बिगेस्ट चैलेंज है लैंड एक्विजिशन इशू, क्योंकि देखो ये जो विंड फार्म एनर्जी है इसको सेटअप करने में बहुत सारा लैंड लगता है, और लैंड कहीं से भी एक्वायर करना आज की डेट में कोई भी इजी काम नहीं, इवन नॉट फॉर ए गवर्नमेंट। इसका आप एग्जांपल देना, रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क इन मध्य प्रदेश वाज डिलेड फॉर सेवरल ईयर्स। क्यों? तो इसमें लैंड एक्विजिशन का इशू हो रहा था। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट्स पे, ये ग्रिड कनेक्टिविटी पे। कनेक्टिंग विंड एनर्जी प्रोडक्ट्स टू द नेशनल ग्रिड कैन बी ए चैलेंज। जो नेशनल ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी है वो भी उसको विंड एनर्जी ग्रिड से कनेक्ट करना एक चैलेंज होता है, इवन खास करके रूरल एरियाज में। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। स्टिल इंडिया ने जो भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनाया है टरबाइन का, बट इवन आफ्टर दैट जो टरबाइन से जो आउटपुट निकलता है उसको एनर्जी में जो कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसका रेशियो इज नॉट वेरी गुड। स्टिल वी आर फेसिंग चैलेंजेस इन दोज एरियाज। फाइनली है इसका एक इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी है कि अगर आप किसी भी एरिया को खाली करते हो, वहाँ से सारे कम्युनिटीज़ को हटाते हो और वाइल्ड लाइफ को हटाते हो फॉर विंड एनर्जी फार्म, सो इट मेक्स एनवायरमेंटल कंसर्न ऑल्सो। इसका आप एग्जांपल दे सकते हो, गुजरात विंड पावर प्रोजेक्ट जो है वो स्टॉप हो गया था 2017 में ड्यू टू प्रोटेस्ट फ्रॉम द लोकल रेसिडेंट्स। इसके साथ हम लोग का मेन बॉडी कंप्लीट होता है। मेन बॉडी के बाद हम लोग एक बार अब कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में हम लोग बस कुछ नहीं, जो हम लोग मेन बॉडी में डिस्कस किया उसके बारे में लिखना है। फिर से अगर पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया को रीआइट्रेट करना है, इसके लिमिटेड स्प्रेड का रीजन और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है।
तो पोटेंशियल क्यों है विंड एनर्जी का इंडिया में? क्योंकि ड्यू टू द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स लाइक कोस्ट लाइन, टोपोग्राफी, फेवरेबल विंड पैटर्न, और नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में आप लिख सकते हो टेक्नोलॉजिकल इन एडवांसमेंट, इंक्रीज्ड एनर्जी डिमांड, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। सो बिकॉज ऑफ दिस देयर इज a potential of wind energy in India. ये कम क्यों फैला हुआ है? सो वी ऑलरेडी डिस्कस लॉट ऑफ फैक्टर अबाउट इट, मोस्टली बिकॉज ऑफ द financing and land acquisition issue, high initial investment cost. फाइनली आप इसका आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के जैसा कि एड्रेसिंग द चैलेंजेस रिलेटेड टू द लैंड एक्विजिशन एंड ग्रिड कनेक्टिविटी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट विल बी द क्रूशियल फॉर रियलाइजिंग दिस पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया। तो इसके साथ हमारा जो कंटेंट है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन एंड होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, बाय बाय।